गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मैं यहाँ पर आज बच्चों मैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर क्लास में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, कुछ किताबों में इस नाम से है। तो ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक विशेष वीडियो बनाता हूँ। और यदि ये चैप्टर क्लियर होता है तो रसायन विज्ञान का बहुत कुछ मैटर अच्छी से क्लियर हो जाएगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर कुछ बातें बताई थी, परमाणु की संरचना को लेकर बात कही थी और ये बताया था कि बोर कॉन्सेप्ट के अनुसार एस ऑर्बिटल कोश होते हैं, कोशों में उपकोश होते हैं जिन्हें एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश, एफ उपकोश में बांटा गया है। यह भी बताया था कि किसी कोश में कितने उपकोश होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई थी। आज अपने इस चैप्टर में मैं उठा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, चूँकि पीरियोडिक टेबल का संबंध उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है तो मैं वहाँ से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इतिहास बता दूँ पीरियोडिक टेबल का, ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत कुछ तो हाई स्कूल में बताया जा चुका है और इस बार इंटरमीडिएट का सिलेबस से हटा भी दिया गया है इतिहास इसका, हिस्ट्री जो थी इसकी। फिर भी थोड़ा सा ये बात जान लें कि सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था जो कि ऑथेंटिक थी, और उन्होंने ये कहा था कि पहले उन्होंने कहा कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाता है, फिर कहा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए तत्वों में रखा जाता है, मोज़ले ने कहा था, और फिर अगर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता होती है, ये बात कही गई थी। फिर बाद में तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि एक दीर्घाकार आवर्त सारणी आ गई थी, और दीर्घाकार आवर्त सारणी जो ये कहती थी एक कि जिसमें इस तरह से ये जो सामने टंगी हुई है ये आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, और इसने सब बाकी सारी जितनी समस्याएं थी पिछली पीरियोडिक टेबल्स में उनको दूर किया था। तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो आधार है, जो बेस है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है, किस आधार पर यह बनाई गई है, तो दरअसल ये जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्माण किया गया है इसका। जो अबाव नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, पिछले वीडियो में मैंने अबाव नियम के बारे में बताया था, और उस आधार पर इसको बनाया गया है। अब आइए मैं फोकस करता हूं अपनी इस आवर्त सारणी पर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ये क्या है और कितने वर्ग, कितने समूह, किसको क्या कहते हैं, जरा शब्दों को समझ ले तो समझना आसान होगा। बच्चों ये जो देख रहे हो तुम ये आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में ये जो खड़े खड़े इस तरह से कॉलम है इनको हम लोग वर्ग कहते हैं, यानी समूह या वर्ग या ग्रुप, अंग्रेजी में कहें तो ग्रुप कहते हैं। और ये जो इस तरह से बेड़ी लाइनें पड़ी हुई हैं, ये पट लाइनें हैं, इनको हम लोग आवर्त कहते हैं, इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ये आवर्त इस बात का द्योतक है कि जिस आवर्त में जो तत्व हैं उनके पास कुल कितने कोश हैं इसको आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये SI सिलिकॉन देख रहे हैं, सिलिकॉन को देखें तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सिलिकॉन के पास के एक परमाणु में जो कुल मिला के जो कक्षाएं होंगी, बोर कक्षाएं जिनको हम कहते हैं, वो 3 होंगी। 3 कक्षाएं सिलिकॉन के पास होंगी, यानी कि जो आवर्त है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ सेल्स बताता है कि इस परमाणु के पास कुल कितनी कक्षाएं हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या है कि कैल्शियम चौथे आवर्त का तत्व है, ये 4th आवर्त का तत्व है। तो चौथे आवर्त का तत्व का मतलब कि कैल्शियम के परमाणु में जो कुल कक्षाओं की संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ध्यान से देखना, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो यहां ब्रोमीन हो, चाहे वो यहां क्रिप्टॉन हो, इन सभी के बाहरी कक्षा में कुल मिला के 4 कक्षाएं होंगी। कुल मिला के लास्ट कक्षा का नंबर 4 होगा, यानी 1 2 3 4 4 ही कक्षाएं बनाएंगे। अब ये तो रही बात आवर्त की। आइए हम बात करते हैं समूहों की।
तो इन समूहों का विभाजन क्या है? पहले तो इस आवर्त सारणी में कुल मिला के 18 समूह बनाए गए। इस तरह से देख रहे हैं, ये 18 समूह बनाए गए। इन समूहों की खास बात यह है कि एक समूह में जितने तत्व आते हैं उनके गुणों में बहुत कुछ समानता होती है, कुछ अंतर है, लेकिन ज्यादातर गुण समान है। बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका एक जैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 आएगा। मैं यहां लिख के दिखाता हूं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बेरिलियम के नीचे हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो जैसे यहां पर लास्ट में 2s2 आया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, देख रहे हैं। यहां पर अगर 2s2 आ रहा है तो यहां पर 3s2 लास्ट में आएगा, वो अबव नियम से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वहीं पर अगर मैग्नीशियम के बजाय हम कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, कैल्शियम 20 होता है परमाणु क्रमांक, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ठीक। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लास्ट जो एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो हमेशा सेम आएगा। देखो यहां पर s2 आ रहा है, यहां भी s2 आ रहा है, यहां भी s2 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 नंबर जो इनका समूह नंबर 2 है, ये सभी समूह नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बात बचती है कि यहां 2s2 है, यहां 3s2 है, यहां 4s2 है। तो बेटा ये दूसरा 2 जो है ये बता रहा है कि ये दूसरे आवर्त का तत्व है, ये 3s बता रहा है कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है, ये 4s बता रहा है ये चौथे आवर्त का तत्व है। यानी ये आवर्त सारणी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है। तो आइए थोड़ा सा और इस पहले आवर्त सारणी की संरचना देख लें, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो मैंने ये बताया कि 18 तो समूह हैं और ये 7 आवर्त हैं। इनके अलावा ये नीचे 2 आवर्त और बने हुए हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं, ये 2 अलग आवर्त नहीं है, नंबर देखना ध्यान से। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, और यहां भी 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। यानी ये आवर्त इसी 6-7 का हिस्सा है। ये हम नहीं कहेंगे कि 7 आवर्त ये और 2 ये 9 आवर्त है। एक्चुअली 9 आवर्त नहीं है, कुल मिला के 7 आवर्त है। ये छठा आवर्त जो है इसी छठे आवर्त का हिस्सा है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये 7वां आवर्त है, ये 7वें आवर्त का हिस्सा है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। हां, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखना जरा इन समूहों को ध्यान से देखो। यहां पर ये 2 समूह बड़े बड़े बनाए गए, ये देख रहे हो। इसमें पहले समूह में 1 2 3 4 5 6 7 तत्व हैं। इसमें देखें तो यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं। इधर लास्ट जो है 18वां है, इसको देखें तो इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 तत्व हैं। और बाकी के ये जो देख रहे हो यहां से ये सब में 6 तत्व हैं, ठीक। और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये तत्व, इनमें आप देख रहे हैं 4 तत्व हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ग का विभाजन है। फिर अगर हम समूह आवर्त की बात करें तो पहले आवर्त में देखिए 1 तत्व और एक यहां पर 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। लेकिन चौथे आवर्त की बात करें तो यहां से लेके यहां तक पूरे 18 तत्व हैं। 5वें आवर्त में भी पूरे 18 तत्व हैं। और छठे आवर्त में 18 तो ये हुए, और मैंने कहा ये छठा आवर्त है, ये भी इसी का हिस्सा है, तो 18 ये और 14 तत्व ये, तो 18 और 14 कुल मिला कितने हुए? 32।
तो यहां पर 32 तत्व हैं और 7वें आवर्त को भी अगर ध्यान से देखें तो 7वें में भी यही 32 तत्व हैं। इसलिए इस पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें 2 ही तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, 2 यहां 6 यहां 8, तो 8 तत्व हैं, इसलिए इनको लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, इनको दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ये 18 तत्व हैं। 5वें में भी 18 हैं और छठे और 7वें में चूंकि ये भी जोड़ देते हैं तो 32 तत्व हो जाते हैं, इसलिए इनको अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ठीक, यहां मैं क्लियर कर दूं कि बेटा ये जो देख रहे हो ना यहां बिस्मथ, ये बिस्मथ क्या लेड, बल्कि 82 लेड 82, तो 82 लेड के आगे के जो तत्व हैं, यानी 82 से पहले 81 तक की बात ठीक है, 82 से आगे के जो तत्व हैं इनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, नाभिक अपने आप टूटने की क्षमता रखते हैं या अपने आप टूटते रहते हैं, ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में जाते हैं। इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन बहुत कम किया जाता है क्योंकि बेसिकली इनके नाभिकीय अभिक्रियाएं ज्यादा होती हैं। तो फिलहाल अभी हमको इस बारे में डिस्कस नहीं करना है, तो मैं बता दे रहा हूं कि 82 और लेड और 83 बिस्मथ यहां से शुरू होते हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव तत्व। ये तो था इसकी आकार प्रकार वर्ग आवर्त के बारे में जानकारी। अब इस आवर्त सारणी से हमको क्या फायदा है? बेटा ऐसा है कि ये आवर्त सारणी ही ये बताती है कि किसी तत्व का गुण क्या होगा, कोई तत्व कैसा व्यवहार करेगा, इसका डिस्कशन इसी आवर्त सारणी के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, मैं शुरू करता हूं, एक एक पॉइंट उठाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में इस आवर्त सारणी से हम जान सकते हैं। हाँ बच्चों, तो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं। तुम्हारी किताब में तत्वों के आवर्ती गुण के नाम से यह हेडिंग होगी और तत्वों के आवर्ती गुणों में जो पहला गुण है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। बेटा इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया सेम होते हैं। एक समूह में जो भी तत्व होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समानता होगी और अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होगा। जैसे हाइड्रोजन अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, इसी तरह से रोबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के लास्ट में s1 आएगा, इसलिए इसका समूह नंबर 1 रखा गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में s2 आएगा और s2 आएगा, इसलिए इस समूह को 2 नंबर रखा गया। ठीक है। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो लास्ट में s2p1 आएगा, s2p1 यानी कि 2s2 2p1, तो 2s2 2p1 आता है, इसलिए p1 है, यानी कुल मिला के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2, p में 1, कुल मिला के 3, s2p1 यानी कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस समूह का नंबर 3 रखा गया, या थर्ड समूह रखा गया। इसी प्रकार से कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो s2p2 आएगा, 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 यानी कि कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 2, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस समूह का नंबर 4 रखा गया है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो s2p3 आएगा, 2s2 2p3, और 2s2 2p3 का मतलब इसमें कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए समूह नंबर 5। ऑक्सीजन में 2s2 2p4, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए समूह नंबर 6। फ्लोरीन में 2s2 2p5, और 2p5 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 का मतलब समूह नंबर 7। और नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो लास्ट में आएगा 2s2 2p6, यानी 2s2 और 2p6 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, और यानी ये 8 हो गया, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। और जिन परमाणुओं के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बता चुका हूं, वे परमाणु शून्य
संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो चूंकि इनके पास अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी कोई संयोजकता नहीं होगी, इसलिए इसको जो समूह में रखा गया वो समूह 0 होता है। इस समूह का नंबर 0 रखा गया है, 8 नहीं है, 0 कहते हैं इसको। क्लियर है? तो ये तो बात थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब आइए डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। ये जो बीच का हिस्सा है इसका क्या, मैंने ये बताया, अब मैं बीच का हिस्सा बताता हूं। तो बीच के हिस्से में जैसे स्कैंडियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो लास्ट में आएगा D1। क्या आएगा? D1। यहां पर D1 आएगा, यहां D2 आएगा, यहां D3, यहां D4, यहां D5, यहां D6, D7, D8, D9 और D10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। हम जैसे स्कैंडियम का ही करते हैं। स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आप बाउ नियम से करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 6 14, 8 6 14 और 2 14 2 16। गड़बड़ हो रहा कहीं पे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 1 21। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ये 3D जो आ रहा है 3D1 हो जा रहा है। और 3D1 का मतलब ये पोजीशन आ रही है D में 1। हाँ, एक बात जरूर देखना, यहां पर ये 3D नहीं, ये 4 होना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 3D। बेटा 4 का मतलब ये कि इसके पास कुल मिला के 4 कक्षाएं हैं। देखिए 4 कक्षाएं हैं। ये देखिए, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये और ये तीसरी कक्षा का हिस्सा है। यानी कुल मिला के 4 कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3D1 आ रहा है, इसलिए यहां रखा गया इसको। अब D2 ऐसे करेंगे, इसका D2, इसका D3, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आएगा। हां, एक बात जरूर है, इसी आधार पर चूंकि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1, इसमें S2 आ रहा है, तो इसको हम S ब्लॉक कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इनमें P1, इसमें P2, P3, P4, P5, P6 लास्ट में आ रहा है, इसलिए इसको आवर्त सारणी के इस हिस्से को हम P ब्लॉक कहते हैं। ये जो देख रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट में D1, D2, D3 ऐसे आ रहा है, इसलिए हमको इसे आवर्त सारणी का D ब्लॉक कहते हैं। और ये जो देख रहे हो तुम, ये हिस्सा, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो इन सब के लास्ट में F1, F2 करके आएगा। F1, F2, F3, F4, ये लास्ट में F14 तक आएगा। तो इसका मतलब ये जो है, इन सारे समूह के इस पूरे तत्वों को हम F ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो F उपकोश में आता है। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी को हम कह सकते हैं कि हमने 4 भागों में बांट दिया है। S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, ये D ब्लॉक के तत्व और ये F ब्लॉक के तत्व। और इसी आधार पर पूरी किताब तुम्हारी बनी हुई है, जिसमें पहले S ब्लॉक के तत्व तुमको पढ़ना है, फिर P ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में जब जाओगे तो D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्वों के बारे में तुम्हें पढ़ना है। फिलहाल फर्स्ट ईयर में तुम्हें S ब्लॉक के तत्वों पर फोकस करना है और P ब्लॉक में ये 2 समूहों पर तुम्हें फोकस करना है, इन 2 समूहों पर, और इसको हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ये तो रही बात चैप्टर की, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। तो ये बात सबकी समझ में आ गई कि आवर्त सारणी को किस आधार पर बांटा गया है, नंबर 1। और दूसरी बात, आवर्त सारणी में ब्लॉक कौन कौन से हैं, किसी ब्लॉक को क्यों P ब्लॉक कहा जाता है, क्यों S ब्लॉक कहा जाता है, यह बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए समूह का नंबर। मैंने समूह के नंबर पर डिस्कशन किया अभी आप लोगों को कि ये 1 2 3 4 करके ऐसे है।
लेकिन देख रहे ना, ये नीचे नंबर एक और पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके ये 18 तक दिया हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0। लेकिन साथ ही में इस फर्स्ट ए के साथ यहां पर फर्स्ट बी भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका सबका देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी ग्रुप नंबर में ये बी लिखा हुआ है, जबकि एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों में ये देख रहे हैं ना ए लिखा हुआ है, सब में ए। ठीक, यानी कि फर्स्ट समूह को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। ये देखिए फर्स्ट ए और यहां देख रहे हैं फर्स्ट बी। इसी प्रकार से यहां सेकंड ए, यहां सेकंड बी। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बेटा मैटर यह है कि दरअसल वो समूह जिनके अंतिम कोश में 1 2 3 4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से समझना बात को, जैसे अंतिम कोश में मान लिया ये परमाणु है, ठीक, ये मान लिया इसके पास ये अंतिम कोश है। ठीक, अब होता क्या है कि इस अंतिम कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इस समूह का तत्व है, अगर इस अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस समूह का तत्व है। लेकिन अगर इस अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस समूह का तत्व है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इस समूह का है, इस समूह का क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो फर्स्ट समूह है। तो बता रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है परमाणु। लेकिन दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि एक इलेक्ट्रॉन के बाद ये अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके ठीक अंदर वाली कक्षा है इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली कक्षा में 1, तब तो ये तत्व यहां होगा। लेकिन अगर बाहर वाली कक्षा में 1 और अंदर वाली कक्षा में 9 या 10 या 11, 8 से ज्यादा, बात को समझना यहां पे, बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाली कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो तत्व यहां होगा। बाहर वाली कक्षा में 2, ध्यान देना, और अंदर वाले में 8 तो वो तत्व यहां होगा। लेकिन अगर बाहर वाली कक्षा में 2 और इस अंदर वाली में 18 तो वो तत्व यहां होगा। बात समझ में आ रही है? बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंदर की कक्षा में 8 तो वो यहां, और बाहर की कक्षा में 2 और अंदर की कक्षा में इस वाली बाहरी ये ठीक बात पहले वाली, इस वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तो वो तत्व यहां होगा। इसी प्रकार से बाहर की कक्षा में 3 तो वो तत्व यहां होगा, अगर बाहर में 3 और अंदर 8, ठीक है। लेकिन अगर बाहर में 2, ठीक, और अंदर में 9, 8 से ज्यादा, ध्यान देना, 8 से ज्यादा, बाहर में 2 अंदर में 9, यानी 1 ज्यादा, तो 1 वो और 2 ये, कुल मिला के कितने, 3, तो ये थर्ड बी में होगा। और बाहर की कक्षा में 2 अंदर 10 तो 8 होते ही 2 ज्यादा, 8 होने चाहिए, 10 हो गए, 2 ज्यादा हो गए, तो 2 ये और 2 ये मिला कितने हो गए, 4, तो इसको ये चौथे बी में रखा गया। बाहर की कक्षा में 2, अंदर की कक्षा में 11, यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन तो 8 से ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 ये और 2 ये, कुल मिला के 5, तो ये 5वें समूह का तत्व होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कहने का मतलब बेटा कि जैसे जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते जाओगे, समझते जाओगे, सीखते जाओगे चीजों को, तो ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी।
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जान लो कि एस ब्लॉक के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में समूह, जितना समूह नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी ठीक अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह फिक्स है, एस में भी है और पी में भी है। डी में थोड़ा दिक्कत है। डी में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसकी अंदर वाली कक्षा में 8 से 1 ज्यादा या 8 से 2 ज्यादा या 8 से 3 ज्यादा, जैसे जैसे संख्या ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे इनका समूह नंबर बदलता जाएगा। क्लियर? वेरी क्लियर। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फोकस एफ पे नहीं कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट ईयर पढ़ा जाएगा, उस पर डिस्कशन नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं। मैंने आज आपको आवर्त सारणी के बारे में समझा दिया है। एक बार पढ़ लो, किताब देख लो। मैं कल आवर्ती गुणों को उठाने वाला हूं और तब एक एक गुण को डिस्कस करना शुरू करूंगा। इट्स ओके, थैंक यू।